हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसमें एडुटेरिया का एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन है जो 6 to 12 है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल 17 टेस्ट थे आधार टेस्ट सीरीज में, जिसमें मैंने 16 कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं फ्रेंड्स, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 ज्योग्राफी एंड 4 साइंस सारे हो चुके हैं। तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ। और आज का लास्ट वीडियो है जिसमें इकोनॉमिक्स देख लेंगे, और इकोनॉमिक्स में एक ही वीडियो आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसमें क्लास 11 का ऑल चैप्टर है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी इसमें डाला हुआ होगा फ्रेंड्स वो सारे इंपॉर्टेंट है। और इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमिक सेक्शन जो एनसीईआरटी से है, और करेंट अफेयर 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 26 से थर्ड मार्च तक रहेंगे, जो कि वीडियो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा करंट कॉन्सेप्ट का एडुटेरिया का, तो वहाँ पे जाकर आप देख लेंगे। साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, जो एडुटेरिया का ही है, वो ऑथेंटिक बुक का है, जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत आदि का है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, साथ ही साथ 90 डेज प्लानर और करंट अफेयर भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन पूछ रहा है, इसमें सत्य पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें सत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य पूछ रहा है। तो इस समय भारत की राष्ट्रीय आय वार्षिक समृद्धि दर 4% से अधिक रही थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स, और ये 2% से भी कम रहा था, तो पहला गलत हो गया। इस समय प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर 2% था, तो ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फिर भी इस सभी अध्ययनकर्ता के बाद एक सहमत हो गए हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के में भारत की राष्ट्रीय आय वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही थी, तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर मात्र 0.5% रही थी। ये दोनों गलत हो गया फ्रेंड्स। इसका मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन भी सारा बता दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही वीडियो हमको देखना है, तो उसमें सारे कवर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें कौन सा हो गया फ्रेंड्स, तो भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ये हमें पता है, ये सही है। इस दौरान कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी होती गई, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के कारण भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही है। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट के अनुभव की गई है, ठीक है। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादन में कमी आई रही है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली को ही माना जा सकता है, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, तो सूची 1 और सूची 2 लेखक है और पुस्तक का नाम है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे फ्रेंड्स, तो राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडिया डिवाइडेड बुक का नाम है। रमेश चंद्र दत्त क्या लिखे थे, तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और बेडेन पावेल द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1 होगा। आंसर उसका बी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे, तो क्या क्या शामिल है उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। आंसर 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी थी, किंतु उन्नत बहुत धीमी ही रही। प्रारंभिक में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन का उद्योग आरंभ करने की ही तक सीमित थी। सूती वस्त्र मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई ही गई थी, बाकी सब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है,
20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा बी 1, 2 और 3 की। सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और चीनी उद्योग। सूती वस्त्र बहुत पहले से ही हो रहा था, जो कि अभी हमने देख लिए थे कि 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी, और 20वीं शताब्दी में ये तीनों ऐड हुए थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 20वीं शताब्दी के आरंभिक में लोहा और इस्पात उद्योग विकास प्रारंभ हुआ था। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी 5 का। 6 का है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे, तो ये सही है। और जनांकीय प्रसंक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया था कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। उस टाइम 16% से भी कम था, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा सत्कथन कौन सी है और कितने सत्कथन हैं। तो ऐसे पूछ रहा था, तो कृषि सबसे बड़ी व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी हुई थी। तो ये तो इसमें 80 से 85 नहीं फ्रेंड्स, इसमें 70 से 75% लगे हुए थे, तो ये गलत हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी, तो विनिर्माण में कितने परसेंट थे फ्रेंड्स? तो विनिर्माण में 10% थे, तो ये भी गलत है, ना कि 20%। और सेवा क्षेत्र में 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, 2, 3, 1 और 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं विविधपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसे ध्येय की पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो किस पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना है, और ये पूछ रहा है कि हाँ, इसमें सुमेलित ही पूछ रहा है, तो कितनी सही हैं? केवल 1 के, केवल 2, केवल सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का सी, सभी सही हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मांग एवं पूंजी का बाजार की शक्ति पर निर्भर होना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी गुणों का समावेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। यहाँ पे सही उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आंसर इसका देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर है, इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिससे देश की घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। तो आंसर क्या होगा पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो क्या क्या होगा इसमें? सत्य होगा, वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्तियों का स्थान होता है, तो समाजवादी में निजी संपत्तियों का नहीं होता है, ये पूंजीवादी में होता है फ्रेंड्स, तो भी गलत था। इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन से होंगे? जो सत्य होंगे वही हम देखते हैं फ्रेंड्स।
तो इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। और दूसरा है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यकताओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है, पहला गलत है। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादित एवं वितरण को नियंत्रित करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, केवल नहीं, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केवल नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो अधिकांश अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, अर्थात सरकार और बाजार एक साथ इन तीनों करता है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी, तो ये सही है, केवल एक सही है। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के पंचवर्षीय योजना से प्रेरित है, तो ये गलत है। ठीक है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के पंचवर्षीय योजना से प्रेरित है फ्रेंड्स, ना कि अमेरिका से, तो ये गलत हो गया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो गया ए, क्योंकि पहला सही है। नेक्स्ट है, भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था, क्या क्या लक्ष्यों में शामिल था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, इसमें सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता वृद्धि करना है, तो ये सही है। और अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणन सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि को माना गया है, तो दोनों सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी इसमें असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या क्या शामिल है इसमें? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो ये दोनों सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा असत्य, और इसमें पूछ रहा है कितने असत्य हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था का स्थापना किया था और सांख्य नाम का एक जर्नल निकाला था, जो आज भी सांख्यविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच है। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत की आर्थिक विकास के भारत तथा विदेशों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी थी, तो पहला गलत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें प्रथम भी गलत है और द्वितीय भी गलत है, क्योंकि ये मुंबई में ना होकर के कलकत्ता में हुआ था, और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था, क्या क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 बिचौलियों की उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, और दूसरा है बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सत्य है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? इसमें सत्य कथन 2 हैं, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र को ही मिल पाया था, तो ये सही है। और हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रयोगिक का विस्तार कई राज्यों तक पहुंच और कई फसलों को लाभ हुआ था, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला गलत है, क्योंकि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था, तो ये गलत है। हरित क्रांति के पहले चरण में 1960 के दशक के माध्यम से 1970 के दशक के माध्यम तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में था, न कि पश्चिम बंगाल में, तो वो गलत हो गया था।
नेक्स्ट है विपणन, विपणित अधिशेष क्या है? तो विपणित अधिशेष क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश को विपणित अधिशेष कहा जाता है। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन है? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपयोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ था। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन को बताइए। एग्जाम में आजकल ये बहुत बार पूछ रहा है फ्रेंड्स, जितना भी आप इसमें बुक में देखे होंगे सारे को कथन कारण में ही गए हैं, कथन में ही है पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे। तो भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में भी भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर संख्या के अनुपात में नहीं। तो ये सही है फ्रेंड्स, पहला सही है। 1990 तक भारत देश की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी। तो 75% नहीं था फ्रेंड्स, 65% था। तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन को चुनना है। 23 नंबर क्वेश्चन। तो असत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य है वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका सत्य होगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है। तो पहला ये सही था, बाकी ये तीनों गलत हैं। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया है। तो ये गलत है, 1956 को हुआ था। तो ये गलत। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योग के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। तो ये भी गलत है। औद्योगिक नीति की प्रस्ताव 1956 में भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज में समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिसका सरकार का अन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में उद्योग शामिल किए जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास करते थे, परंतु जिसमें नई इकाई को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होगी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक्सचेंज कर दिया है, इसीलिए वो गलत हो गया है। तो 3 असत्य था, 1 और 3 और 4 असत्य हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। तो ये गलत है। और लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। तो दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति जिसे कार्य समिति भी कहा जाता है। तो 1956 नहीं है फ्रेंड्स, 1955 है। तो वो गलत हो गया था। और दूसरा है लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है, न कि न्यूनतम में। तो ये गलत हो गया था, दोनों गलत है। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कराना। आंसर ए। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन को, पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सी है। तो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 99 में 26% हो गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुमान 1950-51 में 13% से बढ़कर 1990-91 में
24.6% हो गया था, ना कि 26% हो गया था, तो ये गलत है। और 1950-51 से 1990-99 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग केवल सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित रहा था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि औद्योगिक नीति भी आई थी। तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों गलत है, सत्य कोई नहीं है। नेक्स्ट है 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें पूछ रहा सत्य कथन को पूछ रहा है। तो इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंधन था, तो ये सही है। इस दौरान निर्यात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि आयात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पाया, तो ये गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, पहला सही है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं। तो भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए हुई है, तो ये सही है। और इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और 19 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, इसमें सभी गलत हैं फ्रेंड्स। तो इसका देख लेते हैं। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, इस आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इस समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इस नीति को दो उपसमूहों में विभाजित किया गया था, स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते थे, ठीक है, और संरचनात्मक जो होते थे, संरचनात्मक सुधार उपाय दीर्घकालीन होते थे। ये दोनों इसलिए गलत हो गया था। स्थायित्व उपाय अल्पकालीन और होते थे, और जिन्हें उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना था। तो दोनों गलत थी, इसमें सारे गलत हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इससे भारत में क्या क्या बदलाव हुए थे? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें सत्य कथन पूछ रहा था। तो लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। जो सत्य है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल थी, और विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई थी। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, तो ये सही है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 33 का इसमें सत्य ही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अवमूल्यन में क्या होता है? निर्यात बढ़ता है लेकिन आयात कम हो जाता है। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें देश है और मुद्रा है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चीन का क्या है? तो चीन का युआन है,
और कोरिया का कोरियाई वोन, जापान का क्या है तो जापान का येन है, सिंगापुर का क्या है फ्रेंड्स तो सिंगापुर का डॉलर, और जर्मनी का यूरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो महारत्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो ये सही है। लघु रत्न कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसमें क्या सुमेलित नहीं है? तो बी, नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड। तो नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग को विभिन्न पद दिए गए हैं, और जो नवरत्न है फ्रेंड्स, महारत्न कंपनी में कौन कौन आते हैं? तो भारतीय संचार निगम महारत्न कंपनी, ना कि नवरत्न कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो निजीकरण। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करें, और इसमें कंपनी विदेशी में भी कार्यरत है, जो कंपनी विदेश में भी कार्यरत हैं। तो कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो टाटा स्टील, HCL और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये तीनों है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कंपनी विदेश में भी कार्यरत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें सत्कथन को चुनना है। तो इसमें सत्कथन, व्यापार और सीमा शुल्क महासंघ का प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ये गलत है। और व्यापार और सीमा शुल्क महासंघी की रचना विश्व व्यापार प्रशासकों के रूप में 23 देशों के ने मिलकर 1950 में की थी। तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या था? तो इसमें उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशंसक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। इसका ध्येय सभी देशों के विश्व को व्यापार के समान अवसर सुलभ कराना था। तो ये गलत हो गया था, दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन को चुनना है। तो भारत ने 1951 और 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, ये सही है। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 पर आधारित है, तो ये भी सही है। चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 26 पे काम कर रहा है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 सही है। चीन ने क्या किया है? तो चीन ने मार्च 2017 से भारतीय पंचवर्षीय योजना तो बंद हो गई है। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय योजना विकास 18 से 23 पर कार्य शुरू कर दिया है। ठीक है, और चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 तक किया, न कि 22 से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था, तो पहला सही है। और दूसरा है, चीन में कम्युनिस्ट पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से उद्योग में कार्य करते थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करने और असत्य कथन को चुनना है। तो चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है, तो ये क्या है? असत्य पूछ रहा है, तो ये असत्य है, गलत है फ्रेंड्स। और चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी है। हम भारतीयों में कुल जनांकीय संकेतन की तुलना में करेंगे, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया है
पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन की स्थान आता है, तो दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्योंकि असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है 42 में कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो केवल पहला सत्य है। पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी से लगभग 11% है, तो ये सही है, दूसरा गलत है। तो और भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी के लगभग 48% है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। भारत चीन के बारे में विश्व की बहुचर्चित एक मुद्रा उसके सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पादन 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पे है। भारत का उत्पादन 9.3 ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी से लगभग 11% है। भारत का सकल घरेलू उत्पादन चीनी के सकल घरेलू उत्पादन का 41% है, न कि 46% है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वस्थ व्यय का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। इसमें प्रतिरोधी आयुर्वेद, चिकित्सा आयुर्वेद और सामाजिक आयुर्वेद और साथ ही साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि खर्च होने वाली राशि स्वस्थ व्यय के विभिन्न रूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कथनों पर विचार करें। यहाँ पे निम्न में से कौन स्वस्थ व्यय का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सारे हिस्सा हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिरोध आयुर्वेद, सामाजिक आयुर्वेद, स्वच्छ पेयजल पर खर्च और चिकित्सा आयुर्वेद, ये सारे स्वस्थ व्यय का है। ठीक है, इसलिए इसका डी हो गया था। 44 का है, निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य है? तो कितने कथन सत्य है इसमें देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें पहला, चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों के अनुपात अधिक है, तो ये सही है। और चीन में स्थलाकृतियों तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त अपेक्षित कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है, तो ये भी सही है। चीन में कुल कृषि योग भूमि, भारत में कृषि योग भूमि का 35% है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये 40% है, तो ये दूसरा गलत है, जबकि 1-2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा डी, प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, तो सही है। और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी समृद्धि की तुलना में धीमा है, तो दोनों सही है। इसमें असत्य पूछ रहा था, तो डी हो गया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 47 का तो सत्य कथन है, तो मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, तो ये गलत है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है, तो ये दोनों गलत हैं। मानव पूंजी और मानव विकास ये दोनों परिभाषित शब्द मिले जुले सब भले ही प्रतीत होते हैं और इसका स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य का श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम बनाती है, जबकि मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, तो इसलिए ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी। नेक्स्ट है अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता को अवशोषी क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य है वही देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ओजोन अपक्षयन की समस्या के कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर होते हैं, तो ये सही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, माफ कीजिए फ्रेंड्स, 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन क्या होगा इसका? तो 1979 से 90 तक के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। तो ये सही है। और ब्रोमाइड यौगिक तत्व का अन्य नाम हेलोन भी है। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन में फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखेंगे सत्य कथन को चुनना है या असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य है तो 1750 मतलब 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों पे अब तक CO2 HCH CO2 CH4 और 4 की वायुमंडलीय संकेंद्रण की क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। तो ये सही है। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के संबंधित है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य नहीं है। यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ फ्रेंड्स, ये जरूर देखिएगा, नहीं तो यहीं से गलत हो जाएगा आपको। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, तो ये सही है। और अचिपको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। अचिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया है? तो अचिपको आंदोलन का ये ठीक है फ्रेंड्स। तो अचिपको आंदोलन तमिलनाडु में नहीं है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, असत्य ही पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चिपको आंदोलन कर्नाटक और चिपको आंदोलन उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 53 का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन क्या होगा? तो भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है। तो ये सही है। भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितनी भूमि है? तो 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स ये 11 का जो NCERT बुक है ना इकोनॉमिक्स का, उसमें से सब लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और इकोनॉमिक्स का एक ही वीडियो आधार सीरीज में था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो कौन सा सत्य कथन होगा? तो भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संबंधन में के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1975 में किया गया है। तो ये सही गलत है फ्रेंड्स, 1974 में किया गया है। ठीक है, 1974 में किया गया, ना कि 75 में, तो इसीलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट है 56 का कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सही नहीं है। तो जो सही है उसको देख लेते हैं, जो सही नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो जो सही कौन सी है? तो आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर 3 सही है, जबकि पहला दूसरा गलत है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है। तो क्या है इसमें? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है और या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 का कि आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश के निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है जब, कब ये हो सकता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें 58 का, और ये सब फ्रेंड्स आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 98 से भी मिल जाएगा। तो आप जाकर के सारे आप क्लास 11 का पढ़ लेंगे, आपको इसमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कुछ लोग बीमार, जख्मी होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार और सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, तो ये गलत है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों हम आर्थिक क्रियाओं कहते हैं, ठीक है। और आर्थिक क्रियाओं के से संलग्न जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं उसे श्रमिक नहीं कहा जाता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और आमतौर पर उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे श्रमिक कहलाते हैं, ना कि श्रमिक नहीं कहलाते, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है 59 का। तो 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विस्टल अलेक्जेंडर ब्रूस थे, ठीक है। और दूसरा है, मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिक के अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन महात्मा गांधी का है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, या हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने कहा था 1894 को, और ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। और मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के लोग शेष लोग उसके आश्रय रोटी ही खाते हैं, तो थिरुवल्लुवर ने बोले थे, ठीक है, थिरुवल्लुवर ने बोला था, ना कि महात्मा गांधी, तो इसलिए इसमें एक कथन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चुनना है। तो थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य पूछ रहा था और दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई है, तो बिल्कुल सही है। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है, तो ये भी सही है। ये सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है 62 का। तो इसके द्वारा ग्रामीण साख का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ये सही है। और इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 63 का, कि कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है, तो क्या है फ्रेंड्स, तो भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वितरण, ये सभी है, तो आंसर इसका हो गया डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंक की संस्थागत रचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है, 64 का क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी सहकारी व्यावसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक, ये चारों हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का सी, कृषि विपणन से। नेक्स्ट है, तनाव नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और ये सत्य कथन को चुनना है, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। यह कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था, तनवा नामक परियोजना तमिलनाडु में किया गया था, ना कि कर्नाटक में, तो पहला गलत हो गया। और यह महिला तथा पुरुषों को नवीन कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये तिरुचिरापल्ली में एंथोनी अम्बलन द्वारा संचालित प्रशिक्षण महिला समूह कृमि खाद बनाकर बेच रहा था, इस कार्य के आय से कमा रहा था, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें महिलाओं को कृषि उत्पादकता, जैविक खेती और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा, सिर्फ पुरुषों नहीं, इसमें सिर्फ महिलाओं हैं, तो इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट है, गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील घटक में निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो 67 का आंसर हो जाएगा डी,
कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग और पर्यटन। इसमें हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है सब्जी फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय, बी आंसर। नेक्स्ट है जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो जैविक खेती में निवेश प्रतिफल अधिक मिलता है, तो ये सही है। और रासायनिक आगतों के से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोजन पदार्थ में पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो ये भी सही है। जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है, तो तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? तो आंसर 70 का आंसर हो जाएगा नागपुर में, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं, तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लेखक कार्ल मार्क्स का है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो रमेश चंद्र दत्त लिखे थे, ना कि दादा भाई नौरोजी। और द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक कार्ल मार्क्स का नहीं था फ्रेंड्स, ये B.H. बेडेन पावेल का था। तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य पूछ रहा था, दोनों असत्य है। नेक्स्ट है 72 का कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो कुटुंब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा एक सामुदायिक कार्यक्रम है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और दूसरा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का निर्धन निवारण करना है, तो ये सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला गलत है। कुटुंब श्री पश्चिम बंगाल में नहीं, ये केरल प्रांत में चालू किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 73 का है, 73 का क्वेश्चन कि 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तपास मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा से। नेक्स्ट है किसी निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। और अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार नहीं पा सकता है। और भारत के कृषि क्षेत्र में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, तो दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे के रोजगार भी नहीं पाता है। ठीक है, और भारत में बेरोजगारी की आंकड़ों को 3 स्रोत में बांटा जाता है। भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधित रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा की जाती है। भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ना कि सिर्फ संरचनात्मक बेरोजगारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 75 का कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं, तो सही है। और 20 या अधिक कर्मचारी को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं, तो ये गलत है। 10 या अधिक कर्मचारी के रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माना जाता है, ना कि 20, तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य कथन हो गया, नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव की अवसर लागत बहुत अधिक होती है, तो ये सही है। और गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक पीसी महालनोबिस हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। गरीबी और अकाल का लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है, इसका ना कि पीसी महालनोबिस, तो दूसरा गलत हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा सत्य कथन को चुनना है। तो शिक्षा आयोग 1964-66 से शिक्षा पर GDP का 5% खर्च का सुझाव दिया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षणिक उपलब्धता को समृद्धि दर में उल्लेख्य सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, ना कि 5%, तो यहाँ पे ये गलत हो गया।
और केंद्र सरकार शिक्षा उपकरण लगाती है जिससे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित किया जाता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 78 का क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया और ब्रूटलैंड्स कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन की भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है। तो दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय भार परिभाषा बुनियादी का दिया था और ये तो दोनों एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, इसीलिए दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया गया था। ये कब कौन किया था, तो माओ द्वारा किया गया है। आंसर इसका सी। नेक्स्ट है मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 80 का आंसर हो जाएगा बी ट्रिक्लोरोथेन को। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। और 80 फ्रेंड्स अब हमारा करेंट अफेयर शुरू हो जाएगा क्योंकि 1 से 80 तक था क्वेश्चन और 80 से 20 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का मिल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR शब्द भारतीय दंड संहिता IPC में निर्दिष्ट है, तो ये सही है। और जनरल डायरी GD एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है जिसे शिकायतकर्ता को प्रदान करना आवश्यक नहीं है, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UPA के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सही कथन कौन सी है, तो केवल एक सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को संगठनों को आतंकवादी संस्थाओं के रूप में नामित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है, तो ये सही है। अब परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करना है, तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने दोनों देशों के लाभ होने की उम्मीद है, तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें सही पूछ रहा था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्टीफोर्ड डिफेंडर के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 84 का बी उत्तर अटलांटिक संधि, ये है नाटो, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, तो 85 का आंसर हो जाएगा डी खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना। नेक्स्ट है वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेंसी भारत मिशन का उद्देश्य है, निपुण का उद्देश्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी बच्चों को आवश्यक पढ़ने समझने और बुनियादी गणित कौशल से लैस करने के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम है, तो इसका कौन सा आंसर 88 का आंसर हो जाएगा सी बाढ़ के जोखिम का प्रबंधन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन
ने हाल ही में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश के लिए नियमों का निहितार्थ है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी। सभी सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों के सेवा प्रदाताओं को समान स्तर की बाजार पहुंच करानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई टीवी स्वामीनाथन समिति का उद्देश्य है, किससे है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी। विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो योर कस्टमर मापदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गार्विनी GA2AI मॉडल का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा बी। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आइसलैंड ऑन द एयर अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किससे संबंधित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी। दुनिया भर के द्वीपों पर शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशनों से जोड़ना। नेक्स्ट है 93 का, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु। 94 का, हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ने के मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो पेरू ने। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन निकोलसन लोफ्टी इंटन। ठीक है, इटन। नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोचामिक द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, एक समुद्री प्रजाति से है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के साथ। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर इसका UNEP द्वारा। आंसर ए। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो आधार टेस्ट सीरीज था NCERT बेस पे, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें 17 टॉपिक थे, तो 17 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और अब नेक्स्ट और कोई वीडियो देख लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।